गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी का अध्याय 13 सुनेली का कुआं पढ़ेंगे। ये एक कहानी है, ठीक है। तो इसमें इस सुनेली एक औरत का नाम है। इसमें इस कहानी में इस औरत के दृढ़ संकल्प, उसके परिश्रम के विषय में बताया है, ठीक है। तो हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं। किस तरह से ये राजस्थान की कहानी है। राजस्थान में किस तरह से आपको पता है कि पानी की समस्या रहती है, तो उस पानी की समस्या को दूर वह अपनी बड़ी मेहनत और लगन के साथ किस तरह से इस समस्या का हल निकालती है। तो पढ़िए। जैसे राजस्थान में पानी की समस्या क्यों रहती है, पानी को बचाए रखना क्यों आवश्यक है, पानी ही जीवन का आधार है कैसे, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न बनते हैं, इनको हम विचार करके अपनी रफ नोटबुक में लिख लेंगे। तो परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है। इस बात का पता है कि परिश्रम करने से हमें जरूर सफलता मिलती है, या अमृत से सफलता की ओर है कि यदि हम परिश्रम करेंगे किसी काम को करने की, यदि हमने ठान ली है तो वो जरूर उसमें हमें सफलता मिलेगी। इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनेली ने। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था एक गांव जिसका नाम था नरसी की ढाणी। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी अर्थात नरसिंह मेहता या उनकी बहन रही होंगी, या उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी उस गांव का नाम नरसी की ढाणी पड़ा। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था, जिसमें केवल 5 परिवार ही रहा करते थे। यह सब एक ही परदादा या लकड़दादा की बेल के फल थे, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य थे सभी। विभाजन से पूर्व इस वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमा के अंत पर जा बसा, क्योंकि वहाँ किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था, तो वहाँ वो गुजरात की सीमा के अंत में रहने लगा। वह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहाँ खींचकर ले गया और वह वहीं उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उसी ढाणी की गढ़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाणी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। इस गांव में जल की विकट समस्या थी। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वे पानी की कीमत क्या जाने। पानी की का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं, और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन अब यहाँ उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं और जो लोगों का जीवन है। नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी, बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनेली पिछले 50 वर्षों से इस गांव को यह गाली देती चली आ रही है कि सुनेली जब इस गांव की बींदड़ी यानी बहू बनकर आई थी, तब उसका सौंदर्य स्वर्ण यानी कि वो बहुत सुंदर थी, उसका तो रूप था वो बड़ा ही दमकता था, चमकता था। शायद यही कारण था कि उसका नाम सुनेली पड़ गया था। लेकिन अब तो यही सोने का रूप ढाणी की झुलसती रेत में तप कर कुंदन बनने की बजाय तांबा बन गया था। बेचारी जब से इस गांव में आई कभी सुख नसीब न हुआ। वह 4-5 कोस दूर कुओं से पानी लेकर आती, चाहे इस गांव में धूप हो या शीत, यानी कि गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या तूफान, उसे हर हालत में पानी लाना ही पड़ता था। त्योहार के दिन भी, शारीरिक अस्वस्थता में भी उसका यह कार्य कभी नहीं रुकता। चाहे वो बीमार हो, चाहे किसी भी कोई त्यौहार हो, उसे पानी लाना ही पड़ता था। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकलता, नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी। पानी इस विकट समस्या के कारण ही इस गांव के लोग अपनी लड़की का ब्याह करना पसंद नहीं करते। इस गांव में दूसरे गांव के जो लोग थे वो अपनी लड़कियों का ब्याह नहीं करना चाहते थे। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में हमेशा कोई बाधा नहीं पड़ती थी। यहाँ की लड़कियाँ दूसरे गांव में आसानी से जाती थी, वो वहाँ खुश होती थी।
शादी हो जाने के बाद यहाँ की लड़कियाँ यहाँ वापस आने का नाम नहीं लेती थी। नाम तो लेना दूर, इस तरफ यानी कि इस अपने गांव की तरफ वो पैर करके सोना भी पसंद नहीं करती थी। आदमियों का क्या, वे तो अपने ढोरों को यानी कि पशुओं को के साथ इधर उधर घूम ही आते थे, यानी कि दूसरे राज्यों में जाकर वो तो चले जाते थे यहाँ से, कभी कोटा बूंदी की ओर तो कभी उदयपुर की ओर, मरना तो गांव की और औरतों को ही पड़ता था। जब से ढाणे का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर फंस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करें, वह मजबूर थी। यहाँ के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। कहावत है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है, मतलब भगवान हमारे पास रहते हैं लेकिन हम उनको ढूंढते फिरते हैं। उसी प्रकार यहाँ एक पास में कुछ जगह हैं जहाँ पर कुओं में पानी हो सकता है, लेकिन कोशिश करने वाला कोई नहीं है। यही बात सुनेली के साथ भी घटित हुई। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े यानी राजस्थान का एक कंटीला वृक्ष की जड़ उसे गिल्ली मिट्टी दिखाई दी। चूहों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। कहावत है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यही बात सुनेली के साथ भी घटित हुई। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े यानी राजस्थान का एक कंटीला वृक्ष की जड़ उसे गिल्ली मिट्टी दिखाई दी। चूहों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गिल्ली मिट्टी है तो शायद पानी होगा ही। वह प्रसन्नता से फूली न समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह दौड़ती हुई घर में पहुंची। पनहड़ी पर घड़ा रखते समय प्राय वह ढाणी को गाली जरूर दे देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि उसे पिछली गालियों का पश्चाताप हो रहा था। उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तुम पागल हो तो नहीं हो गई हो, यहाँ कुआं कहाँ को पानी निकलेगा। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुँच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई है। यह सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया और बोला, क्या बकता है रे। बकता नहीं हूँ बापूजी, कह रही है फावड़ा लेकर। माँ कह रही है फावड़ा लेकर मेरे पास साथ आओ, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ साहब, इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे, लड़का बोला। सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ, आश्चर्य हुआ। बोला, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। घर में जाकर देखा तो सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, यहाँ जमीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहाँ उद्रों ने यानी कि चूहों ने बिल बनाया है, वहाँ मिट्टी गिल्ली है। यदि वहाँ पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हुई हो क्या, उधर तो हमेशा ही बिल बनाते ही हैं, यहाँ कोई नया कार्य तो है नहीं। घर बैठ यहाँ पानी कहाँ है। परंतु सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर जी की एक बात न सुनी, कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफ़ी देर बीतने के बाद जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करें। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताज़ा मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंचकर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। दोनों सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो ये कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी, तो खुदाई करता रहे, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आता हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर से उनके हाथों को दुगना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा।
बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई। सायंकाल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रही थी। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया, बोला, दादा सा, माँ शायद ठीक ही कहती हैं, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेले ही इस कार्य में मर खर जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई को साथ लेकर चले पड़ा। दोनों खेजड़े के पास पहुंचे तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा के लिए तेजी से दंदनाती हुई चली आ रही है। माँ में कितना बल और जोश भरा हुआ है, ये सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली नहीं समाई बोली, शाबाश मेरे बछेरों, अब इस कार्य को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल भी खोजा जा सकता है। अरे 6 ही नहीं, हाथ 8 कहो, मैं भी कुएं की खुदाई करूँगा। उनका जो आदमी था वो भी आ जाता है। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़ा ठाकुर बोला, यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके 2 जवान बेटे हैं और जिसका पति भी ऐसा पारुष हो, यानी कि ताकतवर हो, उसे किस बात की चिंता। फिर खुशी से झूमती हुई बोली, धन्य भाग मेरे, मेरी बहुएं भी बनिहारी का गीत गाएंगी। हमारे ससुर जी ने खुदाया कुआं बावड़ी जी। उसने झट से पानी का भरा घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए, ढाणी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनेली की तरकीब सबको पसंद आई और पूरी तन्मयता से इस कार्य में जुट गई। 1-2 बार आंधी आई, लेकिन उन्हें खास फर्क नहीं पड़ा। अब उनका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहाँ पहुँच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी कार्य में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती है और बच्चे उसे उठाकर फूंक आते हैं। कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़े को सिंदूर लगा गया तो सुनेली को वहां शाम को दिया जलाती। न जाने यह अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था या लोगों के परिश्रम का या सुनेली के संकल्प का। एक दिन कुएं से गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सारे गांव में पतासे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, तीसरा। देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ गया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में